वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी मात्रकों के बारे में कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है और सीजीएस में गाउस होता है। तो एक टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गाउस। अब इससे आगे बात करते हैं कि यदि आवेश q, अभी तक तो मैग्नेटिक फील्ड में गति कर रहा था, यदि आवेश q ई वेक्टर में गति करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में गति करता है, तब लगने वाला विद्युत बल, पहले चुंबकीय बल लग रहा था तो लगने वाला कौन सा बल? विद्युत बल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत बल लगेगा, उस पर कितना लगेगा ये तो पढ़ा हुआ है आपने। विद्युत बल F इलेक्ट्रिक फोर्स है, F इसे रिप्रेजेंट कर दिया, वो कितना होगा? Q ई वेक्टर, ये हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इस पर कितनी आ जाएगी? 4। इक्वेशन नंबर 4 उसी में चल रहा है ये। तब यदि आवेश Q, ये ऐसे लिख दो, तब आवेश Q पर नेट फोर्स कितना लगेगा? परिणामी बल, वो F बल कितना हो जाएगा? नेट फोर्स F m वेक्टर चुंबकीय बल प्लस F ई वेक्टर, यानी कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? ये समीकरण 1 व 4 से मान रखने पर, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? F वेक्टर इक्वल टू Fm प्लस Fe। तो Fm कितना आया था? Q V क्रॉस V इतना, और प्लस Fe कितना आया है? QE। तो F वेक्टर जो टोटल नेट फोर्स आएगा Q E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि एक आवेशित कण इलेक्ट्रिक फील्ड E में तथा मैग्नेटिक फील्ड B में V वेग से गति कर रहा है, स्मॉल v वेग से, तो उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो ये कहलाएगा। इस इक्वेशंस को बोलते हैं या इस बल को बोलते हैं यहां पर कौन सा बल? लॉरेंज बल। कौन सा बल बोलेंगे इसको? लॉरेंज बल। पढ़ के आए हो आप इसको भी 12th में, तो लिखें ऐसे ही लिख दो। यदि आवेश Q ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र में गति करता है तब लगने वाला विद्युत बल, तब आवेश Q पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? इक्वेशन 5 तक लिखो। इसके बाद लिखना समीकरण 5, आवेश Q पर विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, समीकरण 5 आवेश Q पर, स्मॉल q पर विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाले बल को निरूपित करती है। इस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। इस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। इस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। इसके बाद हेडिंग डालना चुंबकीय क्षेत्र के गुण। इसके बाद हेडिंग डालना चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जो है मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी वेक्टर, उसके गुण। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? एक सदिश राशि है
तो फर्स्ट उसमें गुण में देखते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। फर्स्ट पॉइंट इस तरह से डाल देना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। फर्स्ट हेडिंग डाल दो इसमें, चुंबकीय क्षेत्र के गुणों में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के कौन कौन से तरीके हैं? देखो, सभी हम काम करेंगे सीधे हाथ से। देखो, एक हमने पेच लिया, पेच को आप इस तरह से घुमाते हो तो वो कसता हुआ जाता है, यानी अंदर की ओर बढ़ता है, और इस तरह से घुमाते हो, अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो वो पेच बाहर की ओर निकलता है। तो उसकी यदि धारा की दिशा अंदर की दिशा में है, अंदर की दिशा में, तो हम पेच को इस तरह से घुमाएंगे तो ये पेच के आगे बढ़ने की दिशा धारा की दिशा में है, इधर ही आगे कब बढ़ेगा? जब इस तरह से घुमाएंगे, इसको इस तरह से घुमाने पर वो आगे बढ़ेगा, मतलब धारा की दिशा में बढ़ेगा। तो इसकी घूमने की जो दिशा है, अब इस मतलब गति कर रहा है, मतलब इसके अंतर्गत इस धारा की दिशा इस तरह से बह रही है, अंदर की ओर बह रही है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस तरह से होगा, क्लॉकवाइज होगा। और यदि हम पेज को इस तरह से घुमा रहे हैं, अपोजिट घुमा रहे हैं, उल्टा, तो बाहर की ओर निकलेगा। और यही धारा की दिशा है, यदि किसी वायर में धारा जो फ्लो हो रही है वो इस दिशा में है, बाहर की ओर, तो बाहर की दिशा में ही बढ़ रहा है आगे, तो इसकी जो घूमने की जो दिशा है, इस तरह से जो घूम रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड की जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी। किसको? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम कि इस नीचे ऊपर दिखा सकते हैं इस तरह से कि एक पेच है, स्क्रू है, इस तरह से स्क्रू को बना सकते हैं हम, इस तरह से उसमें चूड़ियां रहती हैं कि इसके बढ़ने की जो दिशा है, आगे बढ़ने की दिशा धारा की दिशा है, तो इसकी जो घूमने की दिशा है, घूमेगा किस तरह से? ये इस तरह से, इसके आगे बढ़ने की दिशा, इसको इस तरह से घुमाएंगे, इसको बोलते हैं दक्षिणावर्ती पेच। दक्षिणावर्ती क्लॉकवाइज जो घूमता है, दक्षिणावर्ती पेच नियम बोलते हैं। तो इस नियम को बोल देते हैं, मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच नियम। क्या बोलते हैं इसको? मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच नियम, स्क्रू नियम। तो उसमें क्या है, एक पेच है, यदि उसके आगे बढ़ने की दिशा धारा की दिशा में, तो उसकी घूमने की जो दिशा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी। चुंबकीय बल रेखाएं ये, ठीक है, कि कौन सी दिशा में होंगी? क्लॉकवाइज होंगी या एंटी क्लॉकवाइज होंगी? चुंबकीय बल रेखाएं। जैसे धारा अंदर की ओर है तो हमें इस तरह से घुमाना होगा उस पेज को, तभी आगे बढ़ रहा है धारा की दिशा में, तो इसकी कौन सी दिशा में रहा है? क्लॉकवाइज। और यदि धारा बाहर की दिशा में है तो इसको इस तरह से हम घुमाएंगे, तब वो बाहर निकलेगा उस दिशा में, उसके आगे बढ़ने की दिशा धारा की दिशा में है, तो इसका अपोजिट घूमना यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमना किसको रिप्रेजेंट करेगा? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को, चुंबकीय बल रेखाओं को। तो फर्स्ट हेडिंग डाल देना, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच नियम। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच नियम लिखना। इस नियम के अनुसार यदि एक पेच को, इस नियम के अनुसार यदि एक पेच को दाहिने हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाया जाए कि, इस नियम के अनुसार यदि एक पेच को दाहिने हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच के आगे बढ़ने की दिशा, पेच के आगे बढ़ने की दिशा पेच के आगे बढ़ने की दिशा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में हो, पेच के आगे बढ़ने की दिशा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में हो, तब पेच के घूमने की दिशा, तब पेच के घूमने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को निरूपित करेगी। घूमने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को निरूपित करेगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को निरूपित करेगी। ठीक है। सेकंड है इसमें बी पॉइंट, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम।
फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में क्या है, इस चीज को देखें कि हमने दाहिने हाथ में कोई भी एक चालक वायर को इस तरह से पकड़ लिया, मेरा सीधा हाथ ये है, इसमें पकड़ लिया। इसमें यदि धारा ऊपर की दिशा में है तो मैं अंगूठे को इसी तरह से लगा सकता हूं इसमें, तो मेरे मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो चुंबकीय बल रेखाओं को निरूपित करेंगी। और यदि इसमें धारा की दिशा नीचे की ओर है तो मेरे को इस तरह से पकड़ना होगा, सीधे हाथ में ही पकड़ना है। तो नीचे की ओर है अंगूठा, तो मतलब धारा की दिशा इसमें नीचे की ओर है उस स्थिति में, तो जो मुड़ी हुई उंगलियां इधर हो जाएंगी। मतलब ये कह सकते हैं यदि धारा ऊपर से नीचे है तो उस स्थिति में हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करो थोड़ा इसको। कि इसमें से होकर आई है वो फ्लो हो रहा है, बीच में से होकर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको इस तरह से पकड़ेंगे नीचे अपोजिट, तो इसमें अंदर से बाहर की ओर डॉटेड कर दो इसको, अंदर वाले को लाइन को इस तरह से। तो इसमें से करंट किस तरह से होगा, नीचे की ओर करेंगे तो इस तरह से। और यदि अपोजिट है तो इसमें इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर में, इसको इस तरह से पकड़ेंगे तो इसमें ठीक है इस तरह से फ्लो होगा। ये अंदर की साइड में है डॉटेड वाले और ये बाहर की ओर है, ठीक है। करंट आई इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो इसमें कौन सा होगा, इस तरह से। तो इसमें तो हम लिख सकते हैं कौन सा है ये, क्लॉकवाइज, क्लॉक इसी तरह से घूमती है क्लॉकवाइज, और ये है एंटी क्लॉक, घड़ी का उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। तो लिखें इसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, पहले दोनों चित्रों को बनाओ। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में पहले इन दोनों चित्रों को बनाओ। देखना है इसमें फिर, इस नियम के अनुसार यदि किसी धारावाही चालक तार को, इस नियम के अनुसार यदि किसी धारावाही चालक तार को, धारावाही का मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इस नियम के अनुसार यदि किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ा जाए कि, इस नियम के अनुसार यदि किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ा जाए कि हाथ का अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करता है, यदि हाथ का अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करे, तब मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं को निरूपित करेंगी। तब मुड़ी हुई उंगलियां इस तरह से इधर मुड़ रही हैं उधर मुड़ रही हैं, वो रिप्रेजेंट करेगा आपका अंगूठा कौन सी दिशा में है। मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं को निरूपित करती हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को निरूपित करती हैं। तो ये ध्यान रखना, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है और बाएं हाथ का नियम ये वाला था, जो कि चुंबकीय बल को नहीं, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र को नहीं, चुंबकीय बल के बारे में बताता है। वो बाएं हाथ का जो नियम है वो एफ के बारे में बताता है, जबकि यहाँ पर हम इसके नियम के बारे में पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। वो नियम अलग है, चपेट वाला नियम था, या ये वाला नियम है जो, वो अलग है, ठीक है, वो बल के लिए। ये सभी हम पढ़ रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र के लिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो पहला तो हो गया पेच वाला, तो ये वाला इजी रहता है क्योंकि हाथ में इस तरह से हमने वायर को पकड़ा तो इस तरह से, और नीचे की ओर करंट फ्लो हो रहा है तो इस तरह से पकड़ना होगा सीधे हाथ में, उल्टा मत कर लेना नहीं तो उल्टी डायरेक्शन हो जाएंगी इस तरह से। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये तो हमने उनके लिए बात करा कि जिसमें जो करंट है वो एक सीधे तार में फ्लो हो रहा है, यहाँ पर भी एक सीधे वायर में करंट फ्लो हो रहा था और यहाँ पर भी एक सीधे वायर में ही करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन हम बात करते हैं अब वृत्तीय धाराओं के लिए। किनके लिए? वृत्तीय धाराओं के लिए। वृत्तीय धाराओं के लिए, वृत्तीय धाराओं के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? जैसे कि एक ये वृत्त है, इस सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है इस दिशा में, तो अपने सीधे हाथ का यूज करेंगे, उंगलियों को इस तरह से घुमाएंगे धारा की दिशा में, तो इसमें अंदर की ओर आ रहा है, तो अंदर की ओर रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, बी है वो अंदर की ओर आ रहा है, अंदर को रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। और
इस तरह से है, यदि इसमें कौन करंट ये आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई इस तरह से फ्लो हो रहा है इसमें, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा और बाहर को रिप्रेजेंट करते हैं हम डॉट से मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें लिख सकते हैं हम अंदर की ओर है, ये तो किधर है, अंदर की ओर है, और इसमें किधर है, बाहर की ओर। तो पहले इन चित्रों को बना लो, फिर लिखेंगे इसमें। वृत्तीय धाराओं के लिए हेडिंग डालकर और सीधे हाथ का ही यूज करना है, उल्टे हाथ से मैं करवा ही नहीं रहा उसको। फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है उसके स्थान पर हम कौन सा नियम यूज करेंगे, चपेट वाला नियम, हथेली वाला नियम, उससे निकाल लेंगे चुंबकीय बल की दिशा जहां पर भी हमें जरूरत पड़ेगी। और ये सारे नियम हम पढ़ रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र के लिए, ना कि बल के लिए। इस चीज का ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे लिखना है इसमें चित्रों को बनाने के बाद, इस नियम के अनुसार यदि किसी वृत्ताकार, इस नियम के अनुसार यदि किसी वृत्ताकार चालक कुंडली में, इस नियम के अनुसार यदि किसी वृत्ताकार चालक कुंडली में धारा की दिशा, वृत्ताकार चालक कुंडली में धारा की दिशा दाहिने हाथ की बंद उंगलियों की दिशा में है, इस नियम के अनुसार यदि किसी वृत्ताकार चालक कुंडली में धारा की दिशा दाहिने हाथ की बंद उंगलियों की दिशा में है, तो अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो ये 3 नियम है दक्षिणावर्त, ये सेम नियम ही जैसे ही हैं दोनों। इसमें क्या है कि हम हाथ से कर रहे हैं, इसको पेज के जरिए कर रहे हैं कि अंदर की ओर धारा है, इस तरह से घुमाना पड़ेगा हमें, तभी अंदर की ओर जाएगा पेज। तो ये घूमने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है, और यदि बाहर की ओर है इस तरह से घुमाना पड़ेगा, तब बाहर की ओर पेज निकलेगा हमारा। कसना और खोलना, इस तरह से खोलेंगे उसको तब वो बाहर की ओर निकलेगा। तो मतलब वहां पर इस तरह एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बल रेखाओं की दिशा होगी। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में क्या है, दाहिने हाथ में हम चालक तार को इस तरह से पकड़ेंगे सीधे हाथ में, यदि धारा की दिशा इधर है तो अंगूठे को उधर ही रखेंगे, मुड़ी हुई उंगलियां, और इधर है तो ये मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं को निरूपित करेंगे। वृत्तीय धाराओं के लिए क्या है कि एक सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है, तो अंदर की ओर होगा चुंबकीय क्षेत्र या बाहर की ओर, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी आवेश यदि गतिशील है उसी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर भी आवेश गतिशील है, क्योंकि धारा क्या होती है, आवेश के प्रवाह को ही तो हम करंट बोलते हैं। तो आवेश का प्रवाह यहाँ पर भी हो रहा है, आवेश का प्रवाह यहाँ पर भी हो रहा है, और आवेश का प्रवाह यहाँ पर भी हो रहा है, क्योंकि तीनों स्थितियों में क्या ले रहे हैं हम, करंट ले रहे हैं। तो आवेश गतिशील है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम इवेल्यूट कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं इस विधि से, या फिर फ्लेमिंग से, या फिर सर्कुलर लूप के लिए। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालो चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस। इसी में ही है, ये एक पॉइंट हो गया, उसमें ABC पॉइंट थे। दूसरा पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस। चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस इस तरह से लिख दो, डाइवर्जेंस। ठीक है, हेडिंग डालो इसको।
चुंबकीय क्षेत्र का डायवर्जेंस। देखो डायवर्जेंस की हमने परिभाषा पढ़ी थी अपनी यूनिट फर्स्ट में। तो यूनिट फर्स्ट में हम डायवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे। डायवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू इस तरह से ए वेक्टर का क्षेत्रफल समाकलन और अपॉन आयतन का भाग दे रहे थे। यहां पर लिमिट लग रही थी dv टेंड्स टू 0, यही परिभाषा थी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए अगर हम लिखें तो इसी को चुंबकीय क्षेत्र के लिए, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए डायवर्जेंस ऑफ बी लिखेंगे। डायवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर डेल्टा डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट dv टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट da वेक्टर अपॉन dv, ये हो जाएगा। यानी कि हम परिभाषा लिख सकते हैं इसकी कि एकांक आयतन से गुजरने वाला कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में एक बॉक्स रखा हुआ है, तो एक आप उसके एकांक आयतन से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स ही, और कैसा बॉक्स है, वो बंद है। ये ध्यान रखना, जो क्षेत्रफल से बंद है वो एक बंद आयतन है, तो उस बंद बॉक्स से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या कहलाएगा, डायवर्जेंस ऑफ बी। जहां पर लिया गया आयतन कैसा है, टेंड्स टू 0, यानी बहुत ही छोटा है, टेंड्स टू 0 है। ये परिभाषा दे रहे थे। अब चूंकि आपने पढ़ा होगा कि चुंबकीय क्षेत्र एक चुंबक है, N और S उसके दो ध्रुव होंगे, उसको हमने एक बंद बॉक्स में रख दिया। इस तरह से बंद बॉक्स में रख दिया तो इसमें से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही होंगी वो N to S निकलती हैं। कहां से कहां की ओर, N to S, और बंद लूप बनाती हैं। N से निकलेंगी, S में एंटर करेंगी, N से निकलेंगी और S में एंटर करेंगी। यहां से निकल रही हैं इस तरह से, और यहां पर एंटर कर रही हैं अंदर की ओर, और भी निकलेंगी इस तरह से। ठीक है, यहां से निकलेंगी और यहां पर क्या करेंगी, वो एंटर करेंगी। N से निकलेंगी और S में वो एंटर करेंगी। ठीक है, इस तरह से N to S। तो यहाँ पर एक बंद बॉक्स है, उससे निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं जितनी बाहर निकलेंगी उतनी ही अंदर घुस जाएंगी। तो उससे निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, इससे निकलने वाला चुंबकीय फ्लक्स B डॉट da। किसी भी बंद बॉक्स से निकलने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान ऑलवेज क्या होता है, 0, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बंद डिब्बे को, कि बंद डिब्बे में जितनी जाएंगी उतनी ही बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि हमेशा वो बनाती हैं कौन सा लूप, क्लोज लूप। तो ये 0 होगा, मतलब हम लिख सकते हैं कि डायवर्जेंस ऑफ बी का मान भी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये टर्म 0 है तो डायवर्जेंस ऑफ बी 0 हो जाएगा। डेल्टा डॉट बी भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डायवर्जेंस ऑफ बी भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण। इसको बोलते हैं हम मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण। मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण, या फिर हम इसको और बोल सकते हैं डायवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन या अवकलन रूप कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र का ये। और फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है हमारी, डेल्टा डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट इक्वेशन ये थी मैक्सवेल की, एम फर्स्ट, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन, और ये है एम सेकंड, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन। तो लिखें इसके बारे में, डायवर्जेंस की परिभाषा से, डायवर्जेंस की परिभाषा से यहां तक लिख लो इनको दोनों टर्म को, डायवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, फिर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के लिए डायवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर लिख दो। लिखना आगे, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का डायवर्जेंस, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का डायवर्जेंस उस बिंदु के चारों ओर खींचे गए, उस बिंदु के चारों ओर खींचे गए उस बिंदु के चारों ओर खींचे गए एकांक बंद पृष्ठ के एकांक आयतन से, उस बिंदु के चारों ओर खींचे गए बंद पृष्ठ के एकांक आयतन से निर्गत
बंद पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। चूंकि हम जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं, चूंकि हम जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं, अतः चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या, अतः चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या अंदर प्रवेश करने वाली बल रेखाओं की संख्या के बराबर होती है। इसलिए बंद पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स 0 होगा, इसलिए बंद पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होगा। अर्थात इक्वेशन नंबर 2 को लिख देना और साइड में इस चित्र को बना लेना। इक्वेशन नंबर 2 इसको बना लेना। अतः समीकरण 1 व 2 से इसका मान 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा। डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल टू 0 आगे लिख देना। इक्वेशन नंबर 3 चित्र को बना लेना। अतः समीकरण 3 से स्पष्ट है कि, लिखना आगे, अतः समीकरण 3 से स्पष्ट है कि, अतः समीकरण 3 से स्पष्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र के डायवर्जेंस का मान 0 होता है। अतः समीकरण 3 से स्पष्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र के डायवर्जेंस का मान 0 होता है। इसे मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण कहते हैं। इसे मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण कहते हैं। इसे मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम एम्पियर का नियम पढ़ेंगे कि कोई भी एक धारावाही चालक तार है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो एक बंद लूप ले रहे हैं, उस बंद लूप से निर्गत चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा की म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि बी डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये पढ़ा होगा आपने 12th में, ये दोबारा पढ़ना है कि एक करंट फ्लो हो रहा है, एक बंद लूप ले लिया डीएल वेक्टर, तो उससे करंट जो फ्लो होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन म्यू नॉट आई के बराबर होता है। ये पढ़ेंगे आप नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, पूरा। थैंक यू।